रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा शुभ नमस्कार। मैं आपका जगवीर गुरुजी आज की वीडियो RTE 2009 के ऊपर बना के लेके आया हूँ। राइट टू एजुकेशन 2009 ये मेरी RTE के ऊपर तीसरी वीडियो है। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और मेरी दूसरी सभी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप मेरी सभी वीडियो को देख सकते हैं। मैंने बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए। आपको ज़रूर सहायता मिलेगी, ये मेरा दावा है कि आपके कंसेप्ट क्लियर ज़रूर करूँगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत शिक्षकों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन धारा 18, दूसरा ऑप्शन है धारा 22, तीसरा ऑप्शन धारा 24 और चौथा ऑप्शन है धारा 26। यानी शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम लागू किया गया है उसके अंदर शिक्षकों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है कि शिक्षकों के कौन कौन से कर्तव्य हैं विद्यालय के प्रति और छात्र छात्राओं के प्रति। वो कौन कौन से कर्तव्य हैं शिक्षकों के, उन सभी का प्रावधान किया गया है RTE में। लेकिन RTE में कौन सी धारा में ये इसका प्रावधान किया गया है वो देख लो आप। पहले तो आप अंदाज़ा लगाओ, उसके बाद में मैं आपको तथ्यों की ओर लेके चलता हूँ। उत्तर नंबर 3 हमारा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है, यानी धारा 24। तीसरा ऑप्शन हमारा धारा 24 है जो सही उत्तर है। यानी धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य का प्रावधान किया गया है। अब वो कौन कौन से कर्तव्य हैं वो आप विस्तार से देखेंगे तो पता चलेगा, लेकिन मुख्य देख लो कि धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्य हैं प्रत्येक छात्र की सर्वोत्कृष्ट उन्नति के लिए उचित मार्ग निश्चित करना। यानी शिक्षक का बहुत बड़ा दायित्व है कि हर बालक का सबसे अच्छा विकास हो, बेहतर तरीके से हो, उचित माध्यम से हो। फिर दूसरा, शिक्षक बाल केंद्रित विधि में पठन कराएगा, क्योंकि आजकल जो शिक्षण है वो बाल केंद्रित विधि के द्वारा किया जाता है। तो इसके माध्यम से भी पठन करवाएगा। छात्रों को अपने सानिध्य में सही अनुभवों का ज्ञान कराना और अध्यापन की सफलता का निरीक्षण करना कि अध्यापन कितना सफल हुआ है उसकी जांच भी वो अध्यापन शिक्षक खुद करता रहे, ताकि उसमें जहाँ कहीं हो उसमें संशोधन करता रहे, सुधार करता रहे। तो इस प्रकार के धारा 24 में शिक्षकों के कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 25 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक छात्र अनुपात से संबंधित जो तथ्य गलत है वो कौन सा गलत है? धारा 25 में, क्योंकि धारा 24 में तो आपने देखा कि शिक्षकों का कर्तव्य दिया हुआ है। धारा 25 में प्राथमिक यानी पहली कक्षा से लेकर 5वीं कक्षा के बारे में दिया हुआ है। प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं हम उनको। उसमें शिक्षक और छात्र अनुपात है, उसमें कुछ उससे संबंधित कुछ तथ्य दिए हुए हैं। तो बाकी के जो चार में से 3 तथ्य सही हैं, एक तथ्य ऐसा है जो गलत है शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 25 के संबंध में। तो पहला तथ्य है कि न्यूनतम 2 शिक्षक 2 होंगे। यानी कहने का मतलब पहली से 5वीं तक न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे, ये RTE में प्रावधान दिया गया है। दूसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों की संख्या 150 होने पर 5 शिक्षक होंगे। ये RTE के अंदर प्रावधान है कि विद्यार्थियों की संख्या 150 होगी तो 5 शिक्षक होंगे। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थियों की संख्या 150 से अधिक होने पर 5 + 1 प्रधानाध्यापक पद सृजित होगा। यानी तीसरे ऑप्शन में साफ समझाया गया है कि जिस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक अगर छात्र संख्या 150 हो जाती है, 150 से अधिक होती है, तो 5 अध्यापक मिलेंगे और 1 प्रधानाध्यापक भी उसका पद सृजित होगा। यानी प्रधानाध्यापक भी उस विद्यालय में पद ग्रहण करेगा। चौथा ऑप्शन है विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक होने पर छात्र शिक्षक अनुपात 50:1 होगा। यानी अगर विद्यार्थियों की संख्या कक्षा 1 से 5 तक अगर 200 से अधिक हो जाती है तो हर 50 बालकों के ऊपर 1 शिक्षक होगा। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा तथ्य गलत है ये आप देख लो दोस्तों। मेरे हिसाब से उत्तर नंबर 4 है और जो चौथा ऑप्शन है वो गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। यानी चौथा ऑप्शन क्या दिया हुआ है पहले देख लो कि हर 200 शिक्षक के ऊपर हर 200
हर 200 विद्यार्थियों के ऊपर 200 से अधिक शिक्षक छात्र अनुपात है वो 50:1 है। ये तथ्य गलत है। तो सही तथ्य क्या है वो देख लो। उत्तर नंबर 4 में धारा 25 के अकॉर्डिंग विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कक्षा 1 से 5 तक छात्र संख्या और अध्यापक ये अनुपात है, यानी 0 से 30 है वो छात्र संख्या अगर हो तो अध्यापक आपको 1 मिलेगा। वैसे न्यूनतम शिक्षक 2 होंगे लेकिन 1 अध्यापक दिया हुआ है। 31 से 60 अगर छात्रों की संख्या है तो 2 अध्यापक। 61 से 90 अगर छात्र हैं तो अध्यापकों की संख्या होगी 3। 91 से 120 अगर छात्र हैं तो अध्यापक होंगे 4। 121 से लेकर 150 तक अध्यापक होंगे 5। अब न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। न्यूनतम का मतलब 0 से 30 अगर छात्र हैं तो भी 2 शिक्षक तो होंगे। ये जो 0 से 30 1 है, 1 शिक्षक है, ये शुरू में प्रावधान किया था, बाद में संशोधन कर दिया कि न्यूनतम 2 शिक्षक तो होंगे। अब 150 से अधिक यानी 5 + 1 प्रधानाध्यापक पद, 5 + 1 यानी कहने का 150 से अधिक अगर बालक हैं कक्षा 1 से 5 में तो 5 अध्यापक और 1 प्रधानाध्यापक आपको मिलेगा। 200 से अधिक होने पर 40:1 अनुपात होगा। यानी कहने का मतलब अगर विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक अगर छात्र संख्या 200 से अधिक है तो हर 40 बच्चे के ऊपर 1 शिक्षक आपको मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है 3। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार प्राथमिक विद्यालय के प्रत्येक अध्यापक के प्रति सप्ताह कितने कालांश अनिवार्य हैं? 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे और 38 घंटे। यानी एक सप्ताह यानी 7 दिन में कितने कालांश उसको लेना अनिवार्य है एक अध्यापक को? कौन से विद्यालय में? प्राथमिक विद्यालय में। यानी कक्षा 1 से 5 का जो अध्यापक है उसको एक सप्ताह में कितने पीरियड लेने ज़रूरी हैं? 42 घंटे, 45 घंटे या 48 घंटे, 38 घंटे। अब यहाँ पर है उत्तर नंबर 2। दूसरा ऑप्शन है जिसमें 45 घंटे दिया हुआ है। दूसरे ऑप्शन में देखो, दूसरे ऑप्शन में 45 घंटे दिया हुआ है, यानी शिक्षक घंटे 800। अभी 800 समझाऊंगा कैसे, क्योंकि शिक्षण कार्य दिवस 200 हैं। एक शिक्षक के कार्य हैं वो 45 घंटे प्रति सप्ताह, यानी हर सप्ताह उसको 45 घंटे लेने पड़ेंगे, 45 कालांश लेने पड़ेंगे। अब कहने का मतलब शिक्षकों के जो घंटे हैं वो 800 घंटे शिक्षक को पढ़ाना पड़ेगा। शिक्षण का कार्य दिवस है वो 200, यानी 200 दिन तक शिक्षण कार्य करवाना ज़रूरी है। प्रतिदिन 45 है, प्रति सप्ताह 45 घंटे उसको पढ़ाना पड़ेगा। तो हमारा ऑप्शन 45 घंटे वाला था जो सही है। यानी पहली से 5वीं के एक अध्यापक को एक सप्ताह में 45 घंटे तो लेने ही पड़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, आरटी के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र शिक्षक अनुपात के प्रावधानों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है? यानी पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों की संख्या 100 से अधिक होने पर प्रति 40 छात्रों पर 1 शिक्षक नियुक्त होगा। दूसरा ऑप्शन कक्षा 6 से 8 के लिए न्यूनतम 3 शिक्षक अनिवार्य होंगे। तीसरा ऑप्शन है छात्र संख्या 100 से अधिक होने पर प्रधानाध्यापक देय होगा। चौथा ऑप्शन छात्र संख्या 71 से 100 होने पर 5 शिक्षक होंगे। अब कहने का मतलब पहले ऑप्शन में भी गौर कर लो और दूसरे ऑप्शन में भी देख लो, तीसरे में भी, चौथे में भी। तब तक मैं आपको तथ्यों की ओर लेके चलता हूँ। उत्तर नंबर 4 ये सही है हमारा। चौथे ऑप्शन में छात्र संख्या अगर 71 से 100 है तो 5 शिक्षक होंगे, ये तथ्य सही नहीं है आरटी के अकॉर्डिंग। तो सही क्या है ये वो देख लो। कक्षा 6 से 8 तक छात्र संख्या और अध्यापकों की संख्या देखो। अगर छात्र संख्या 35 है यानी 0 से 35 है तो अध्यापक की संख्या 1 होगी। अगर छात्र संख्या 36 से 70 है तो अध्यापकों की संख्या 2 होगी। अगर छात्र संख्या 71 से 100 है तो अध्यापकों की संख्या 3 होगी। अगर छात्र संख्या 100 से अधिक है तो प्रधानाध्यापक भी आपको मिलेगा। 100 से अधिक 40 छात्रों पर शिक्षक होगा। अगर 100 से अधिक बालक हैं कहने का मतलब तो हर 40 छात्रों के ऊपर 1 शिक्षक मिलेगा आपको। विशेष टिप्पणी क्या है इसमें? कक्षा 6 से 8 तक न्यूनतम 3 शिक्षक आवश्यक लगाए जाएंगे। यानी पहली से 5वीं कक्षा में एक विशेष बात ये थी कि न्यूनतम 2 शिक्षक होंगे। 8वीं कक्षा में 6 से 8 तक विद्यालय में न्यूनतम 3 अध्यापक तो लगाए ही जाएंगे। पहला भाषा शिक्षक, दूसरा गणित विज्ञान का 1 अध्यापक, तीसरा है समाज विज्ञान
का शिक्षक। 3 शिक्षक ये तो लगाने पड़ेंगे। एक तो भाषा का शिक्षक यानी हिंदी अंग्रेजी भाषा है, संस्कृत भाषा है, इन तीनों भाषाओं का शिक्षक। एक गणित विज्ञान का अध्यापक ज़रूर लगेगा और एक सामाजिक विज्ञान का शिक्षक है वो ज़रूर लगेगा। यानी 3 शिक्षक तो लगेंगे कक्षा 6 से 8 तक। दूसरी बात ये थी 100 से अधिक अगर बच्चे हो जाते हैं तो हर 40 छात्र पर एक शिक्षक अलग मिलेगा, और इसमें 100 से अधिक बालक हैं तो प्रधानाध्यापक भी आपको मिलेगा। यानी उसमें पहली से 5वीं कक्षा में क्या था कि 150 से अधिक बालक होने पर प्रधानाध्यापक मिल रहा था। मिडिल स्कूल में 100 से अधिक बालक होंगे तो प्रधानाध्यापक मिल जाएगा। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन था वो चौथा ऑप्शन सही था या गलत था, हमारे हिसाब से चौथा ऑप्शन संबंधित नहीं था। अब हमारे पास 5वां प्रश्न है। आरटीई के अनुसार उच्च प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कितने कालांश अनिवार्य हैं। अब यहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय का मतलब कक्षा 6 से 8 तक जो विद्यालय है उच्च प्राथमिक विद्यालय, उसमें एक शिक्षक के कितने कालांश लगेंगे। ऑप्शन में 42 घंटे, 45 घंटे, 48 घंटे और 38 घंटे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है जो सही है, यानी कहने का मतलब 48 घंटे उसको लेने पड़ेंगे। शिक्षक के घंटे हैं वो 1000, यानी शिक्षक के घंटे बढ़ गए हैं 6 से 8 वाले अध्यापक के, उसमें तो 800 घंटे थे पहले से 5 में, और 6 से 8 में घंटे देने पड़ेंगे 1000। शिक्षण दिवस इसमें 220, यानी पहले से 5 में शिक्षण दिवस 200 दे रखे हैं, 6ठी से 8वीं में शिक्षण दिवस 220 दे रखे हैं। प्रति सप्ताह 48 कालांश लेने होंगे एक अध्यापक को। यही हमारा प्रश्न था और यही हमारा उत्तर है कि 48 कालांश लेने पड़ेंगे। पहली से 5वीं के शिक्षक को 45 घंटे, 6ठी से 8वीं के शिक्षक को 48 कालांश लेने ज़रूरी हैं। प्रश्न नंबर 6, आरटीई की किस धारा के तहत शिक्षक द्वारा पूरे सेवा काल में प्राइवेट ट्यूशन पर प्रतिषेध रहेगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई भी सरकारी शिक्षक है वो आरटीई के नियम लागू होने के बाद में वो कोई भी तरह का प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकता, ये प्रतिबंध लगा हुआ है। लेकिन धारा कौन सी है वो धारा देख लो। ऑप्शन में धारा 25, 26, 27 और 28 दे रखी है। अभी आप देखना उत्तर नंबर 4 धारा 28 शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन का प्रतिषेध किया गया है। आरटीई के अंदर धारा 28 है, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि यदि कोई शिक्षक सरकारी सेवा में कार्यरत है तो वह अपने सेवा काल के घंटों के दौरान किसी भी प्राइवेट कोचिंग या संस्था में ट्यूशन का कार्य नहीं करेगा। ये जो ट्यूशन का कार्य है वो नहीं करेगा। कौन सी धारा? धारा 28। ये इम्पोर्टेंट बात है। अब प्रश्न नंबर 7 राज्य सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने हेतु गठित राज्य सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होते हैं। पहला है ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 20, चौथा ऑप्शन 21। यानी कितने सदस्य राज्य सलाहकार परिषद में होंगे। तो आरटीई से संबंधित कुछ सुझाव देती है समय समय पर एक राज्य सलाहकार परिषद है जिसका गठन किया गया है, और वो उसमें न्यूनतम कितने सदस्य होते हैं वो देख लो, अधिकतम या न्यूनतम। उत्तर नंबर 2 यानी 15 सदस्य। अब दूसरे ऑप्शन में 15 दिए हुए हैं, इतने सदस्य तो ज़रूर हैं, होने चाहिए। धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन, यानी राज्य सरकार को आरटीई से संबंधित सुझाव देने के लिए 15 सदस्यीय राज्य सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। अब ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बैठक की अध्यक्षता है वो मुख्यमंत्री करेगा। सदस्यों की संख्या 15 होनी है। 15 सदस्य अगर हैं तो वो नियुक्त किए जाएंगे, राज्य सलाहकार परिषद है उसमें, और उसकी जो भी बैठक होगी उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेगा। धारा 34 में ये ध्यान रखना, धारा 34 में। प्रश्न नंबर 8 एसएमसी के कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है। यानी एसएमसी का गठन किया जाता है हर विद्यालय में, और उस विद्यालय में एसएमसी के कुछ कर्तव्य हैं। उन कर्तव्यों में से 4 कर्तव्यों में से कौन सा कर्तव्य ऐसा है जो सही नहीं है। पहला है साधारण सभा की बैठक को संपन्न करना,
दूसरा, विद्यालय का वार्षिक बजट पारित करना। तीसरा ऑप्शन दिया है शिक्षकों की नियमितता और उपस्थिति में रचनात्मक सहयोग प्रदान करना। चौथा ऑप्शन है विद्यालय के परीक्षा परिणाम की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित करना। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन गलत है, बाकी के 3 ऑप्शन सही हैं। अब एसएमसी के कर्तव्य हैं, उनका हम गौर से अध्ययन करेंगे तब पता चलेगा आपको कि कौन सा ऑप्शन गलत है। उत्तर नंबर 4 में यह है विद्यालय के परीक्षा परिणाम की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रतिवेदित करना। ये बात गलत है, ये काम एसएमसी का नहीं है। बाकी के जो 3 काम हैं वो एसएमसी के हैं। साधारण सभा की बैठक को संपन्न करती है, विद्यालय का वार्षिक बजट पारित करवाती है, शिक्षकों की नियमितता और उपस्थिति में रचनात्मक सहयोग प्रदान करती है। ये एसएमसी के कर्तव्य हैं। परीक्षा परिणाम के बारे में जो अधिकारियों को भेजने की रिपोर्ट का जो चौथा ऑप्शन दिया है वो गलत है, वो एसएमसी का कर्तव्य नहीं है। अब ये इसमें विस्तार से समझाया है कि कौन कौन से कर्तव्य हैं। पहला ऑप्शन एसएमसी का के कर्तव्यों का ये है। ऑप्शन ए पहला बिंदु ये है, साधारण सभा की बैठक को संपन्न करती है। विद्यालय का वार्षिक बजट पारित कराने के विद्यालय में कितना बजट लगेगा ये भी एसएमसी पारित करती है। तीसरा, शिक्षकों की नियमितता, यानी शिक्षक विद्यालय में नियमित रूप से आएँ, उनकी उपस्थिति में रचनात्मक सहयोग प्रदान करना। जहाँ भी अध्यापकों की कोई दिक्कत है उसमें वहाँ पर उनको सहयोग प्रदान करते हैं, यानी अध्यापक नियमित रूप से आएँ, विद्यालय में अध्यापन करवाएँ, ये एसएमसी का कर्तव्य है। चौथा कर्तव्य है बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 की जानकारी समाज के लोगों को कराना, यानी ये काम ये एसएमसी का है कि जो 2009 की जो नियम हैं, प्रावधान हैं, उनकी जानकारी समाज में हर वर्ग के लोगों को उपलब्ध कराने का काम भी एसएमसी करती है। 5वां कर्तव्य है विद्यालय में बाल अधिकार शिक्षा अधिनियम 2009 का उल्लंघन होने पर इसकी जानकारी उच्च अधिकारी को करती है कि अगर विद्यालय में अगर बाल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ये जानकारी भी एसएमसी ही उच्च अधिकारियों को देती है। ये एक बहुत अच्छा काम है जो आजकल चलन में है। छठा, मिड डे मील की गुणवत्ता को जांचती है, यानी दोपहर को जब बच्चों के लिए भोजन बनता है तो उसकी जांच करने का काम, रसोई की साफ़ सफाई का काम, उसकी खाना बनाने वाली की नियुक्ति के बारे में थोड़ा सा सलाह देना, जांच करना, ये सारे काम मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच करते हैं कि खाना गुणवत्ता के अनुरूप बना है, सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुरूप खाना बना है, यानी 6 दिन अलग अलग तरह के भोजन दिए जाते हैं बच्चों को, उसकी गुणवत्ता की जांच भी एसएमसी करती है। 7वां, समय समय पर कक्ष में शिक्षकों का मूल्यांकन करती है। भाई कक्ष में एसएमसी का कोई भी सदस्य जाकर के शिक्षक का मूल्यांकन करता है कि कौन शिक्षक कितना अच्छा पढ़ाता है, किस विधि से पढ़ाता है, उसके पठन का तरीका क्या है, नियमित पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, बच्चों के समय समय पर टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ये शिक्षक का मूल्यांकन एसएमसी समय समय पर करती है, उसका कर्तव्य है। 8वां, अनामांकित, यानी जो बालक का आज तक विद्यालय में नामांकन नहीं हुआ, नाम नहीं लिखा गया, वो ड्रॉप आउट, जो बच्चे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी, उन बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने का काम भी एसएमसी करती है। 9वां है विद्यालय में विभिन्न प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करना। अलग अलग प्रकार की, कोई वृक्षारोपण है, प्रार्थना सभा है, अध्यापन की है, टेस्ट की है, मकानों की है, साफ़ सफाई है, कक्ष की व्यवस्था है, हर प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित करने का काम विद्यालय को है, विद्यालय के एसएमसी को है। 10वां है विद्यालय के विकास हेतु आवश्यकता अनुसार कार्य करना, यह भी एसएमसी का कर्तव्य है। अब साथियों, मैंने आज की वीडियो में आरटी से संबंधित बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न बनाए हैं और जो आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। बहुत अच्छे प्रश्न ढूंढ के लेके आ रहा हूँ जो आपको अच्छे लगेंगे। एक बार आप उनको देखना और अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने साथियों को शेयर करना, जो कोई रीट की परीक्षा दे रहा है उनको भी अगर फ़ायदा मिल जाए तो जय हिंद दोस्तों।